यूजिंग बॉल बेयरिंग्स चेंज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। आपको पता है बॉल बेयरिंग, सी द डायग्राम ऑफ बॉल बेयरिंग्स। बॉल, इट इज़ शेप्ड लाइक बॉल, राउंड, see here the picture, they reduce the friction, they are usually placed around the axle so the rotation of the wheel becomes easier। ठीक है, एक्सल दरमियान में जो उसके एक वो लगा होता है रोड सा, उस पर रखते हैं इसको, तो इससे क्या होता है रोटेशन में कमी आ जाती है। ठीक है, उस व्हीकल के। स्ट्रीम लाइनिंग द बॉडीज़, अब स्ट्रीम लाइनिंग, उस जिस्म को स्ट्रीम लाइनिंग बॉडीज़ के मुताबिक जब चलाएंगे तो भी रिड्यूस हो जाएगी फ्रिक्शन। स्ट्रीम लाइनिंग क्या होता है, जैसे कि पानी की धार होती है, पानी की धार एक लाइन में, हमवार लाइन। ठीक है, साइकिलिस्ट यूज़ वेरी नैरो एंड हार्ड टायर्स इन देयर बाइसिकल टू रिड्यूस फ्रिक्शन विद द रोड। सही, जो टायर्स हैं उनके बाइसिकल के, वो भी रॉड जब होती है, देखें ना, ये साइकिल के, ये देखें ये रॉड है। ठीक है, इस पे ये जो है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो है फ्रिक्शन रिड्यूस करती है रोड के साथ जब ये टच होता है। दे वियर टाइट ड्रेस एंड बेंड देयर बॉडीज़ टू गिव देमसेल्फ अ स्ट्रीम लाइन। अब स्ट्रीम लाइन करने के लिए वो कैसे थोड़ा झुक के उसको सीधा लेके जाते हैं। ठीक है, शेप विच मूव्स थ्रू द air easily. This space faces minimum air friction when moving. For example, sports cars are always streamlined so they can move fast. आपने स्पोर्ट्स लाइन अगर आपने देखी होंगी तो वो स्ट्रीमलाइन में उनका जो है वो स्ट्रक्चर ऐसा होता है। सो इसी तरह सिमिलरली स्विमर्स जो हैं वो आल्सो एक्वायर स्ट्रीमलाइन शेप, वो भी स्ट्रीमलाइन, ये देखें स्ट्रीमलाइन, सीधा पानी की धार की तरह जो है वो एक अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो दे कैन मूव फास्ट। ठीक, एंड उनकी जो शेप है वो वाटर फ्रिक्शन कम कर देती है। एरोप्लेन, शिप्स एंड बोट्स हैव स्ट्रीमलाइन शेप्स एंड दे फेस लेस फ्रिक्शन टू मूव। इसी तरह सेम थिंग, ठीक है, बोट्स में और शिप्स में आपने पढ़ा था, पहले पढ़ा था ना, तो ये चीज़ें जो हैं सेम वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं। स्ट्रीमलाइन शेप होगी तो भी फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, राइट। For your information, skating is the movement on ice. स्केटिंग आप करते हो यूजिंग आइस स्केट्स, द मेटल ब्लेड्स एट द बॉटम ऑफ द शूज़। अगर आपने देखे हों, ये देखें पिक्चर में दिए, ये पिक्चर में भी दिए हुए हैं। ठीक है, ग्लाइड विद वेरी लिटल फ्रिक्शन ओवर द सरफेस ऑफ आइस, एजेस ऑफ द ब्लेड्स डिग इनटू द आइस एंड इंक्रीज द फ्रिक्शन। वो जो एज ब्लेड्स नीचे लगे होते हैं वो कहाँ डिग हो जाते हैं, उसके अंदर बर्फ़ के, तो इससे फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, विच हेल्प स्केटर टू कंट्रोल देयर मूवमेंट्स। इससे कंट्रोल मूवमेंट कर लेता है स्केटर जो होता है। ठीक है, सो पैराशूट्स यूज़ एयर फ्रिक्शन टू स्लो डाउन देयर फॉल। इसी तरह एयर फ्रिक्शन ड्यूरिंग डाउनफॉल, देयर वेट एंड एयर फ्रिक्शन। ठीक है, और विच आर अपोजिट इन डायरेक्शन। आप देख रहे हो उनका वज़न और एयर फ्रिक्शन जो है वो दोनों मिलके बैलेंस कायम रखती है। ठीक है, बैलेंस ईच अदर, दिस मेक्स देयर लैंडिंग सेफ़। और इस तरह वो लैंड भी सेफली कर लेते हैं, ऊपर उठ जाते हैं और नीचे सेफली नीचे उतर आते हैं। देन देयर इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वी नो दैट व्हेन अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड इट कम्स बैक ऑन द अर्थ। इट इज़ ईजी टू गो डाउन stairs as compared to moving upstairs. A cricket ball thrown upward comes downwards. ये सारे आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ऊपर कोई चीज़ फेंकते हो तो वो फ़ौरन नीचे आ जाती है। ठीक है, सिमिलरली एप्पल एंड एन ऑरेंज फ्रॉम अ ट्री ऑलवेज फॉल डाउनवर्ड्स। ऊपर आसमान की तरफ तो नहीं गिरता, नीचे गिरता है। वाई डज एवरीथिंग फॉल डाउन? अब आपके ये कभी क्वेश्चन जहन में आया? एक्चुअली अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द बॉडीज टुवर्ड्स इटसेल्फ। आपको पता है ना, सेंटर से ग्रेविटी जो है ये इसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंटर से, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंटर से जो फोर्स अट्रैक्ट हो रही है ज़मीन की वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटी फोर्स जो है वो सेंटर से चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी से फिर चीज़ें जो हैं वो नीचे आ जाती हैं। सो दिस फोर्स नॉट ओनली एग्जिस्ट बिटवीन द अर्थ एंड अदर बॉडीज़ बट ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हर चीज़ के दरमियान में ये, ठीक है, ये होती है। इट इज़ अ नॉट ओनली जो है ये अर्थ और जो है उसके दूसरी बॉडीज़ के दरमियान, बल्कि हर चीज़ जो है, हर चीज़ दैट्स वाई इट इज़ अ पुलिंग फोर्स।
ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स सेंटर। चीज़ों का मैस, वज़न, हुजम और उसका डिस्टेंस जो है, फासला उस चीज़ के दरमियान में, उसके मुताबिक ये सारा जो प्रोसेस है वो होता है। द ग्रेटर द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स। जितना वज़न भारी होगा उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी। एंड द लार्जर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, और जितना डिस्टेंस उन दोनों चीज़ों के बॉडी के और उसके दरमियान में होगा तो फिर क्या होगा, उसका जो स्मॉलर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्मॉलर होगी। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इज टू स्मॉल टू बी नोटेड। ठीक है। छोटी चीज़ों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होगी। एंड ईजीली ऑब्जर्व विद मैसिव ऑब्जेक्ट, और ईजीली ऑब्जेक्ट जो है वो आप देख सकते हो, ईजीली ऑब्जर्व विद मैसिव ऑब्जेक्ट। जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको आप अगर कहें, जैसे कि सन है एंड द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन पुल्स द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स टू ऑर्बिट अराउंड इट। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सन को पुल करती है, अर्थ को और दूसरे प्लैनेट को, कि वो ऑर्बिट करें और चक्कर लगाएं अपने अपने महवर के गिर्द और अपने अपने जो है मदार के गिर्द। इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ दैट होल्ड्स अस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसी की वजह से हम ज़मीन पे रहते हैं, वरना सारी चीज़ें जो है ना बच्चों फ्लोट कर जाएँ ऑन द स्पेस, खला में हर चीज़ जो है वो उड़नी शुरू हो जाए। दैट्स वाई हम अपना इस सैयारे पे ज़मीन पे रहते हैं। कीप्स द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। इसी और यही एक फोर्स है जिसकी वजह से चाँद जो है ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। अदरवाइज़ चाँद और ज़मीन, ये सारे सियारे जो है ना, यही एक फ़ोर्स है। अदरवाइज़ सारे एक दूसरे के साथ टकरा जाएं और एक धमाका हो बहुत ज़ोर का। ठीक है। सो देखिए, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ठीक है। ये जो मून है वो अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रहा है एंड मेक्स रेनफॉल ऑन द अर्थ। इसी तरह जो बारिश होती है, मेक्स द रिवर्स फ्लो डाउन स्ट्रीम। ठीक है। और रिवर्स को स्लोली जो है वो चलाते हैं, लेकिन जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता बढ़ जाती है तब फिर सैलाब आ जाते हैं। ठीक है। सॉरी, द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अबाउट 6 times लेस दैन द अर्थ। अब आप देखें कि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना 6 टाइम जो है अर्थ से कम होती है। अर्थ की बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। Then there is lever. A lever is a simple machine which turns about a fixed point. आपको पता है lever क्या है? When a force is applied at one end of the lever, it turns about the fixed point to lift the load and the other end. ठीक है ना। lever जहाँ भी आप लगाते हो, load को वो उठा लेता है, ठीक है, और उसको ऊपर ले जाता है या आगे से पीछे कर देता है। The fixed point about which a lever turns is called its fulcrum. अब जो fixed point होता है जहाँ पे lever आप लगाते हो वो क्या कहलाता है? fulcrum। समझ आ रही है? द फोर्स विच इज़ अप्लाइड ऑन द लीवर इज़ कॉल्ड एफर्ट। अब जो आप एफर्ट लगा रहे हो मशीन के साथ या हाथ के साथ जो भी है, वो पॉइंट क्या कहलाता है? वो एफर्ट कहलाता है, आपकी कोशिश, ताकत। एंड द वेट विच इज़ लिफ्टेड। अब जो चीज़ आप उठा रहे हो, जो वज़न है, वो क्या कहलाएगा? लोड। सीजर्स, प्लायर्स, क्लॉ हैमर्स, डोर एंड स्टेपलर्स, etc. सारी ये मशीनरी छोटी जो है ये आर द एग्जांपल्स ऑफ द लीवर्स। ठीक है। देयर आर 3 kinds ऑफ लीवर बेस्ड ऑन relative positions of the fulcrum, the effort and the load. First kind of lever क्या है? The first kind of lever, the fulcrum is between the effort and the load. ठीक है। जो fulcrum है, पहली किस्म क्या है लीवर की? fulcrum जो है एफर्ट और लोड के दरमियान में होता है। ठीक है। लोड और एफर्ट के दरमियान में, राइट। एंड फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर कैन प्रोड्यूस लार्ज फोर्स फ्रॉम ए स्मॉल एफर्ट। ठीक है। स्मॉल एफर्ट से ये लार्ज फोर्स जो है इससे पैदा हो जाती है। इन दिस केस द एफर्ट आर्म विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड fulcrum इज़ लॉन्ग, whereas the load arm, the distance between load and fulcrum is short. लोड एंड fulcrum के दरमियान जो है वो क्या होता है? डिस्टेंस कम होता है। ठीक है। इसीलिए ग्रेटर फोर्स जो है वो पैदा होती है। सीजर्स, प्लायर्स, लीड ओपनर एंड क्लॉ हैमर्स, etc. आर द एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। ये देखें, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको उन्होंने दिए हुए हैं जो कि एग्जांपल्स हैं फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर के। सीजर है, प्लायर है, क्लॉ हैमर है। ठीक है। सेकंड
काइंड ऑफ लीवर. सेकेंड काइंड ऑफ लीवर क्या है, इसमें लोड जो है बिटवीन द फेल्क्रम एंड द एफर्ट होता है. इसमें लोड जो है कैसे होता है, बिटवीन द फेल्क्रम, ठीक है, एंड एफर्ट के दरमियान में होता है. बोटल ओपनर, व्हील बोरो, नट क्रैकर, पेपर कटर एंड डोर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं एग्जांपल्स ऑफ सेकंड काइंड ऑफ लीवर. सी देखिए, बोटल ओपनर, व्हील बोरो एंड नट क्रैकर. थर्ड kind of lever, in the third kind of lever the effort is between the fulcrum and the load. ठीक है, between the fulcrum and the load effort ये है. ठीक है, इसको आप देखिएगा. in this case the effort moves a short distance whereas the load moves in a long distance, right? Pair of tongs or forceps, broom and the human arms etc are the example of third kind of lever. Science, technology, society and environment. Today is the age of machines. You all know wheel was the first invention which initiated a revolution in technology and man's life. पहली ऐसी चीज़ थी जो कि शुरू की revolution technology. जब revolution क्या, revolute करना, चक्कर खाना, ठीक है, इंसान की ज़िंदगी में आई. Think about the task which we do using simple machines like wedge, bottle opener, scissors, pliers, stapler, fishing rod etc. ठीक है, ये सारी simple machines है. Can we do the same task easily and precisely without using machine? क्या कर सकते हैं? No, it's not possible. ठीक है. So students, see last on the chapter key points आपको दिए गए हैं जो हम already पढ़ चुके हैं. The force which slows down and stops the things from moving is called friction. हमने पढ़ लिया. The force of attraction between any two objects is called gravitational force. Then lever is a simple machine which turns about a fixed point. There are three kinds of lever based on relative positions of load, effort and fulcrum. तीन types हमने पढ़ी थी, load, effort और fulcrum कहाँ कहाँ होते हैं. Scissors, pliers and claw hammer etc is वगैरह वगैरह are the examples of first kind of lever. Bottle opener, nut cracker, wheel borrow and the examples of second kind of lever. Broom, fishing rod and human arm are the example of third kind of lever. So this is all key points I told you already. So I hope you understood well this lesson. But students, you have to read this lesson at least 3 times. So you will be able to know, you understand all the points easily, and then what you will do, you go on exercise to objective type and subjective type. Already solved worksheets are there online, and you should see all the work. Learn short question, long question also, and practice it as a written. It is very necessary. You will improve your handwriting also. So Allah Hafiz.